बिल्कुल, अच्छा आपने ध्यान दिला दिया। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, तो अपन ने क्या पढ़ा है यार? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, किसी चीज को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों में से कोई एक तरीके का हो सकता है। आइदर इट माइट बी सेल और इट माइट बी एग्रीमेंट टू सेल। ये भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर करने का, ये ओनरशिप आता है ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले अपन सेल वाला पार्ट पढ़ना चालू करते हैं। देव, पढ़ना चालू Yes, sir. करो। The term sale is defined under Section 2, Subsection 3 of the Sale of Goods Act 1930 as where under the contract of sale of goods, the property in the goods transferred from the seller to the buyer immediately at the time of making of contract of sale. देखो, कैचवर्ड क्या है? ओनरशिप। सेल किसको बोलेंगे? जहां पर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कुछ बेचने का, उसी समय ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जा रही है। कल मैंने आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बताई थी कि सर ओनरशिप देना, ओनरशिप या प्रॉपर्टी देना और उन गुड्स की फिजिकल डिलीवरी देना या पोजेशन देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। यू कैन गिव द पोजेशन ऑफ द गुड्स विदाउट गिविंग द ओनरशिप, यू कैन गिव द ओनरशिप ऑफ द गुड्स विदाउट गिविंग पोजेशन, यू कैन गिव बोथ एट द सेम टाइम, ओनरशिप एज वेल एज पोजेशन। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट सेल का क्या मतलब है कि सर ओनरशिप गई फ्रॉम सेलर टू द बायर। द टर्म सेल इज डिफाइंड एज वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स the property, that means ownership in the goods, is transferred from the seller to the buyer immediately at the time of making of contract of sale। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना उसी समय सेलर ने बायर को उसकी ओनरशिप दे दी, यानी कि एग्जीक्यूट हो गया। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एज फार एज गिविंग ऑफ ओनरशिप इज कंसर्न। पेमेंट अभी तक मिला है कि नहीं मिला है, मैं उस रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूं। किस रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं? कि सर एज फार एज ओनरशिप, गिविंग ऑफ ओनरशिप इज कंसर्न, ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप इज कंसर्न, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स ओनरशिप ट्रांसफर करनी थी, वो हो गई, तो सेल से। सो व्हाट इज एन सेल? सेल का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स जहां पर ओनरशिप सेलर से बायर को इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ट्रांसफर हो गई है। अब पढ़ते हैं एग्रीमेंट टू सेल, ये इसका अपोजिट है, यानी कि प्रॉपर्टी या ओनरशिप इन गुड्स सेलर से बायर के पास में भविष्य में ट्रांसफर होगी। एग्री कर रहा हूं सेल करने का, बेचने का, तो एग्रीमेंट टू सेल, भविष्य में ट्रांसफर होगी। आइए पढ़ते हैं देव। Agreement to sell, where under contract of sale, the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to fulfillment of some conditions. देखो, एग्रीमेंट टू सेल जहां पर ओनरशिप इन गुड्स इज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स इज टू टेक प्लेस फ्रॉम सेलर टू बायर एट अ फ्यूचर टाइम, भविष्य में होगी, या फिर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। जैसे कि जब आप मुझे पेमेंट दोगे तब मैं आपको उसका ओनरशिप दूंगा। अभी आप पोजेशन भले ही ले जाओ, या भले ही पोजेशन मेरे पास पड़ा है, मैं उन गुड्स की ओनरशिप आपको तब दूंगा जब आप मुझे, कंडीशन क्या डाल दी, पेमेंट दोगे तभी ओनरशिप दूंगा। सो या तो ऐसी कोई कंडीशन, या फिर फ्यूचर टाइम, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद में इस स्कूटर का, इस स्कूटर की ओनरशिप आपको दूंगा। ठीक है, सो एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप या प्रॉपर्टी इन गुड्स अभी गई नहीं है, भविष्य में जाएगी, देने का वादा किया है ओनरशिप। कब? या तो भविष्य में, या फिर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, so where under a contract of sale the transfer of the ownership in the goods is to take place either at a future time or subject to fulfillment of some conditions, then it will be called as agreement to sell। तो अपने तो सिंपली ये चार्ट को ध्यान रखो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल या एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में से कोई भी एक तरीके का हो सकता है। सेल जहां पर सेलर से बायर को एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप जा चुकी है, और जहां पर, यहां पर या तो भविष्य में फ्यूचर टाइम में जाएगी, या फिर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस फ्यूचर टाइम में जाएगी। चलिए
व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू? आइए दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जी बोल, क्या हुआ? So the agreement to sell will be non-executed contract. एग्रीमेंट टू सेल में नॉन एग्जीक्यूटेड नहीं बोलेंगे, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का देख, वैसे तो जनरल पार्लांस में बोले ना तो दोनों पार्टीज ने अपने काम कर दिए और किसी पार्टी को कुछ करना बचा नहीं है, तो हम उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि एग्जीक्यूट हो चुका है, अब किसी पार्टी को कुछ करना बाकी नहीं है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 1 में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, ठीक है। बट जहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मतलब क्या है कि ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है, हम इस लिहाज से इसे एग्जीक्यूटेड मान रहे हैं। पेमेंट के लिए हमने कंसिडर नहीं किया है कि एग्जीक्यूटेड है या नहीं है, पेमेंट अभी तक बायर से सेलर का आ गया हो नहीं आ गया हो, उस लिहाज से नहीं, हम केवल ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिहाज से बोल रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटेड है। केवल ये सिंगल एस्पेक्ट से बोलते हैं कि हाँ ये ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें काम करना बाकी है, चाहे एक पार्टी चाहे दोनों पार्टी को। तो नॉन एग्जीक्यूटेड नहीं बोलना, क्या बोलना? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी ओनरशिप सेलर से बायर के पास में एग्रीमेंट टू सेल में जानी बाकी होती है, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एज फार एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज कंसर्न। समझ गई? ठीक है, चलिए। देव ने बोला डिफरेंस बिटवीन द टू, पढ़ना चालू कर भाई देव। हाँ सर, basis of distinction, transfer of ownership. Transfer of ownership of goods take place immediately at the time of making the contract. In this, transfer of ownership takes place at the future time or subject to fulfillment of certain conditions. बहुत इजी है सर, यहाँ तो हो गया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, या भविष्य में होगा, कैसे भी, या तो टाइम में या फिर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ये तो हम पढ़ के आ ही रहे हैं। सेकंड में पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, समझा दिया है। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एज फार एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज कंसर्न, एंड इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एज फार एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज कंसर्न। इसमें देनी बाकी होती है, इसमें दे दी गई है। थर्ड, राइट्स ऑफ द सेलर अगेंस्ट बायर ब्रीच। राइट्स ऑफ द सेलर अगेंस्ट बायर ब्रीच, पॉइंट क्या है पहले ये समझो। देखो, सेल के केस में बहुत ध्यान से समझना, सेल के केस में क्या होता है? ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है, ठीक है। राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर ब्रीच, बायर ब्रीच कर रहा है अब इस कॉन्ट्रैक्ट में। बायर ब्रीच कर रहा है का मतलब है कि बायर को क्या करना था? पैसा देना था, वो उसने पैसा नहीं दिया, तो अब बायर ब्रीच कर रहा है, तो क्या रिजल्ट होगा इन केस ऑफ सेल? अपन बायर ब्रीच का पॉइंट पढ़ रहे हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों में। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में नहीं गई है, और सेल के केस में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है। अब दोनों ही सिचुएशंस में, इसमें और इसमें, बायर ब्रीच कर रहा है, यानी कि पैसा देने से मना कर रहा है या गुड्स लेने से मना कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो उसमें क्या राइट्स आएंगे सेलर के पास? उसमें क्या राइट्स आएंगे सेलर के पास में? राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट बायर ब्रीच, मैंने जस्ट अभी आपको पॉइंट मतलब समझाया है, होगा क्या ये अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ना भाई। इन केस ऑफ सेल, सेल के केस में क्या होता है? ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है। अब यदि बायर ब्रीच कर रहा है, यानी कि उसका पैसा देने से मना कर रहा है, तो सेलर के पास में क्या राइट है? पढ़ो। Seller can sue the buyer for the price of goods because of the passage of property therein to buyer. देखो भाई, मैंने ये वाला केस पढ़ रहे हैं अपन। सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी, बायर पैसा देने से मना कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो सर सेलर के पास में क्या राइट है? ये पूरी प्राइस के लिए
जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइड हुई थी पूरे पैसे के लिए बायर के ऊपर केस कर सकता है। ओनरशिप तेरे को जा चुकी है बुद्धू, तेरे को अब मना कर रहा है, तेरे को पूरी प्राइस देनी है मेरे को, ओनरशिप तेरे को जा चुकी है, यू नीड टू गिव मी द कंप्लीट प्राइस। सो सेलर कैन sue द बायर फॉर द कंप्लीट प्राइस ऑफ द गुड्स। क्या इसमें किसी को डाउट है? सेल के केस में यदि बायर ब्रीच कर रहा है तो नहीं होना चाहिए ना, सिंपल पॉइंट है ना। आइए अब एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर ब्रीच का पॉइंट पढ़ते हैं। तो एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या अभी तक ओनरशिप गई रे? क्या अभी तक ओनरशिप गई रे? नहीं गई ना। और बायर ने गुड्स लेने से मना कर दिए, तो समझो क्या होगा। सर एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं, समझो क्या होगा। पॉइंट पढ़ भाई। देवा श्री गणेशा देवा जल्दी पढ़ो। Can sue buyer for damages only. सेलर कैन sue द बायर फॉर डैमेजेस ओनली। आओ समझाता हूं। या तो मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है या तुम्हारी साइड से कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। सर क्या प्रॉब्लम है देखो। अब एग्रीमेंट टू सेल वाला पार्ट आ गया। यहां पर सेलर से बायर को ओनरशिप अभी तक गई नहीं है। मान लो सेलर ने एग्री किया कि मैं आपको ये वाला गुड्स दूंगा, आप मुझे फलानी तारीख को 10,000 रुपए दे देना, ठीक है। सर जैसे ही सेलर ये गुड्स लेके उसके पास में गया, बायर ने मना कर दिया, ना ना तो मैं गुड्स लूंगा ना मैं 10,000 रुपए दूंगा, यानी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। क्या ओनरशिप अभी तक एग्रीमेंट टू सेल में सेलर से बायर के पास में गई है? ना बाबा नहीं गई, यानी ओनर कौन है इस समय? सेलर ही है। तो अब ये क्या करेगा, मार्केट में इस चीज को मान लो बेचने जाएगा। मार्केट में मान लो ये चीज 9,000 रुपए में ही बिक पाई, यानी सेलर को लॉस कितना हुआ बायर ब्रीच के कारण? कि सर 1,000 रुपए का लॉस हो गया, बायर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा इस वजह से, ठीक है। तो सर सेलर बायर पे ये डैमेजेस वसूलने का केस करेगा। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का डैमेज वसूलने का केस करेगा ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। और यदि कोई लॉस नहीं हुआ है तो कोई डैमेजेस का केस बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि सेल के केस में जहां पर सेलर से बायर को ओनरशिप जा चुकी है, नाउ बायर इज द ओनर, अब ये प्राइस दे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, यानी कि इसके पार्ट पे क्या था, प्राइस देना था, ये ब्रीच कर रहा है, तो सर यहाँ पूरी प्राइस के लिए केस किया जा सकता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में केवल डैमेजेस डिमांड किए जा सकते हैं। क्या ये बात समझ, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? जो ये पॉइंट समझाना चाह रहा है, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट, राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर ब्रीच। अब अपन जस्ट उल्टा पढ़ रहे हैं। ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था कि सर बायर ने ब्रीच कर दिया है तो सेलर को क्या राइट है। अब अपन पढ़ रहे हैं सेलर ने ब्रीच कर दिया तो बायर को क्या राइट है। सेलर ने ब्रीच कर दिया तो बायर को क्या राइट है, ठीक है। सेलर ने ब्रीच कर दिया तो बायर को क्या राइट है। तो दोनों केसेस में पढ़ना पड़ेगा, सेल के केस में भी और एग्रीमेंट टू सेल के केस में भी, ठीक है। आइए पढ़ते हैं फिर अपन समझाता हूं आपको। सेल के केस में यदि सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो पढ़ भाई। Sir, buyer can sue the seller for the damages and also the third party who bought the goods. Buyer can, ठीक, सेल के केस में क्या होता है, सेल के केस में सेलर से बायर को, सेल के केस में सेलर से बायर को ओनरशिप जा चुकी है, ठीक है। अब सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ब्रीच कर दिया यानी कि इसको वो गुड्स देने से, मतलब ओनरशिप जाना और गुड्स का फिजिकल पोजेशन जाना दो अलग अलग बातें होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो मान लो सेलर ने बायर को गुड्स नहीं देके, सेलर ने बायर को गुड्स नहीं देके कोई एक नए बायर को गुड्स बेच दिए, ठीक है। तो सर ये गलत कर रहा है ना। तो सर बायर के पास में क्या राइट्स है, बायर वो गुड्स को मार्केट से खरीदता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मान लो 10,000 रुपए थी खरीदने की, इसको मार्केट से वही चीज 11,000 रुपए में खरीदनी पड़ गई, तो 1,000 रुपए का डैमेज जो एक्स्ट्रा हो गया, एक तो वो वसूल सकता है बायर सेलर से, दूसरा बायर सेलर से क्या वसूल सकता है,
दूसरा बायर सेलर से सेलर के अलावा ये जो नया बायर है, यदि इन दोनों ने मिली भगत करके इस काम को अंजाम दिया है तो ये सेकंड बायर के ऊपर भी केस कर सकता है। यदि सेकंड बायर ने, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सेकंड बायर ने गुड फेथ में गुड्स खरीदा है, गुड फेथ में, इसे पता ही नहीं था कि पहले एक बायर को बिक चुका है, ठीक है, इसने गुड फेथ में ये सोच के खरीद लिया कि यार ये माल वैसे भी बिकने के लिए ही है तो मैं खरीद लेता हूं, तो इसने गुड फेथ में खरीदा है। तो ऐसा तो पुराना बायर नए बायर पे केस नहीं कर पाएगा, जबकि दोनों ने मिली भगत करके, पुराने सेलर ने और नए बायर ने मिली भगत करके इस काम को अंजाम दिया है, तो जो पुराना बायर है वो नए बायर पे भी केस कर पाएगा और सेलर पे भी डैमेजेस का केस कर पाएगा। जबकि ये तो हो गई सेल की बात। तो सेल के केस में बायर एक तो सेलर से डैमेजेस वसूल सकता है, दूसरा नए बायर के ऊपर भी केस कर सकता है। किस सिचुएशन में, ये मैं जब तीसरे चौथे चैप्टर का मैंने आपको एडवांस में बताया, वहां वापस रिवाइज हो जाएगा, आपको चिंता मत कर। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर ने बायर को अभी तक ओनरशिप नहीं दी है, बायर ओनर नहीं बना है, एक पर्टिकुलर डेट पे देने की बात की गई थी, लेकिन उस डेट के आते ही सेलर ने मना कर दिया, ना बाबा मैं तो उन गुड्स की ओनरशिप आपको नहीं दूंगा, मैं तो उन गुड्स की ओनरशिप आपको नहीं दूंगा। तो बायर वो चीज मार्केट से खरीदेगा और एक्स्ट्रा में खरीदनी पड़ी तो डैमेजेस वसूल कर, ठीक है। यहाँ पर नए बायर को या किसी पे वैसे भी केस का नहीं बनता है, क्योंकि ओनरशिप इसे ट्रांसफर हुई ही नहीं थी कभी भी, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखो, बायर इन एग्रीमेंट टू सेल बायर कैन sue द सेलर फॉर डैमेजेस ओनली, बायर कैन sue द सेलर फॉर डैमेजेस ओनली, ठीक है। ये याद रखने वाले पॉइंट्स है, जितना समझाने का था वो मैंने आपको आराम से समझाया। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट लॉस या फिर बर्डन ऑफ रिस्क। देखो, सब्सिक्वेंट लॉस का मतलब क्या है? सब्सिक्वेंट लॉस, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, सब्सिक्वेंट किसके? सब्सिक्वेंट टू मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट, सब्सिक्वेंट टू मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाने के बाद में। सर कौन सा एग्रीमेंट? कि सर दो तरीके के एग्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं हम तो, एक तो सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल। यदि सेल बन चुका है तो इसका मतलब है सेलर से बायर के पास में ओनरशिप जा चुकी है, और यदि एग्रीमेंट टू सेल की बात है तो ओनरशिप सेलर के पास में ही है, अभी तक बायर को मिली नहीं है, ओनरशिप सेलर के पास में ही है। जो गोले हैं वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बायर हैं, जो गोले हैं वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, सेल में बायर ओनर है, एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक सेलर ओनर है, उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। तो सर ये एग्रीमेंट बन गया मान लो सेल का, तो अपना गोल्डन रूल क्या है कि सर रिस्क बिलोंग्स टू ओनर, रिस्क बिलोंग्स टू ओनर। जब भी उन गुड्स को कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान किसका होगा? कि सर वो नुकसान उस ओनर का, उस आदमी का होगा जो नुकसान होने के समय उनका ओनर था, वो रिस्क उसको बेयर विथ करनी पड़ेगी। क्या मतलब है सर इसका? कि सर मान लो सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी, ठीक है, ओनरशिप देने के बाद में उन गुड्स को रेलवे में चढ़ा दिया डिलीवरी देने के लिए। रेलवे की गलती नहीं थी, ना सेलर की गलती थी, ना बायर की गलती थी, किसी की भी गलती नहीं थी, लेकिन वो रेलवे में वो गुड्स, आग, ट्रेन में आग लग गई और गुड्स खराब हो गए, जल गए। तो सर अब वो गुड्स की रिस्क कौन, किसकी होगी? कौन उस लॉस को बेयर विद करेगा? कि सर कीवर्ड क्या है, फॉर्मूला क्या है? जो उन गुड्स का उस समय मालिक था वो रिस्क या वो लॉस उसको बेयर विद करना पड़ेगा। तो सर सेल में मालिक कौन बन चुका है? सेलर से बायर बन चुका है, और वो रेलवे में आग लगी तो वो रिस्क किसको बेयर विद करनी पड़ेगी? वो नुकसान किसको बेयर विद करना पड़ेगा? कि सर जो ओनर है उसको बेयर विद करना पड़ेगा, तो बायर ओनर है तो वो नुकसान इसका होगा, ठीक है।
तो रिस्क, गोल्डन रूल क्या है, रिस्क बिलोंग्स टू द ओनर, या इसको कई जगह ऐसे भी बोला जाता है, रिस्क पासेस विद ओनरशिप, रिस्क पासेस विद ओनरशिप। तो सर ओनरशिप पास हो गई सेलर से बायर के पास में, और किसी भी पार्टी ने कोई गलत, किसी पार्टी के कारण ये नुकसान नहीं हो रहा है, गलती नहीं की है किसी पार्टी ने, अपने आप रेलवे में किन्हीं कारणों से आग लग गई है, तो सर ये लॉस किसका है, बायर का। मान लीजिए किसी पार्टी की गलती होती कि सेलर ने उन गुड्स की पैकिंग ढंग से नहीं की थी, तो सर तो फिर ये रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अदरवाइज कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कि सर जो ओनर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक सेलर ने बायर को ओनरशिप नहीं दी है, ठीक है, और इस दौरान उन गुड्स को कुछ नुकसान हो जाता है, अपना रूल क्या है, रिस्क बिलोंग्स टू दी ओनर, ओनरशिप तो अभी तक ट्रांसफर हुई नहीं है, रिस्क बिलोंग्स टू दी ओनर, तो उन गुड्स का नुकसान किसको वहन करना पड़ेगा, जो उस समय ओनर है, कौन है, सेलर ओनर है, तो सर ये बेयर विथ करेगा उस लॉस को। क्या ये इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट लॉस और बर्डन ऑफ रिस्क समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर, झील बोलिए Yes. क्या प्रॉब्लम है? सर अगर उसने ओनरशिप दे दी और गुड्स डिलीवर करने से पहले उसके वेयर हाउस में अगर आग लग गई, वेयर हाउस में आग लग गई, तो वेयर हाउस में आग लगने का कारण यदि खुद की बेवकूफी है सेलर की, तब तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा उन गुड्स के नुकसान के लिए, अदरवाइज नो, ही वोंट बी रेस्पॉन्सिबल, बायर विल बी रेस्पॉन्सिबल ओके, फॉर बियरिंग द लॉस ऑफ द गुड्स। समझ में आ गया? और वो गुड्स के पैसे भी देगा ना? अब तो देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे, तो इन सब चीजों से देखो, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कभी देखोगे ना, कभी आपका इस फील्ड में जाने का वो पड़ेगा, तो आप देखोगे बहुत सारे टर्म्स हैं, FOB और C, पता नहीं मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, जिनका मतलब ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उन गुड्स को इंश्योर करा के हमारे डोर स्टेप तक सही सलामत छोड़ेंगे, तब हमारी ओनरशिप होगी। मतलब लोग ऐसी ऐसी टर्म्स भी डालते हैं इन सब चीजों से बचने के लिए, दे आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा फॉर सम इंश्योरेंस, बट दे वांट इट इन दिस फैशन। ठीक है, कई जने बोलते हैं बस आपने शिप तक चढ़ा दिया, आपकी वहीं तक जिम्मेदारी है, शिप में आगे टूट फूट के हमारे पास आए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई जनों को उसमें भी पढ़ते कहा जाता है। तो जैसा आपकी कॉन्ट्रैक्ट टर्म है वैसा, यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये वाले रूल्स लगेंगे। बात समझ में आई सभी जनों को? एवरीवन, दिया, ईशा, खनक, मंशा, पुलकित, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. शेट्टी, हाँ सर। तेरी फ्रेंड का है आज? सर डांस क्लास गई थी, लेट हो गया उसको। अच्छा, चलिए, effect of subsequent loss or burden of risk, the subsequent loss or destruction of goods is the liability of buyer। क्यों liability of the buyer? क्योंकि सेल में क्या होता है, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है, और रिस्क किसकी है, ओनर की। ओनर कौन है, सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो ओनर बायर है, तो सब्सिक्वेंट लॉस इज दी is to be beared with by buyer। जबकि इधर क्या हुआ सर, इधर तो सेलर ही ओनर है अभी तक, वो भविष्य में ट्रांसफर करेगा ओनरशिप, और इस दौरान कोई लॉस हो जाता है एग्रीमेंट टू सेल बनाने के बाद में, तो जो ओनर है, हमारा तो दोनों में ही रूल सेम है, जो ओनर है उसको बेयर विथ करनी पड़ेगी, तो सेलर को बेयर विथ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये घोटने वाला पॉइंट है, नेचर ऑफ राइट्स। नेचर ऑफ राइट्स में सेल के केस में इट क्रिएट्स जस्ट इन रेम, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम। नाउ दीज आर लैटिन टर्म्स। लॉ केवल लॉ को डेवलप होने में लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट इन पर्सोनम और जस्ट इन रेम, जस्ट का मतलब होता है राइट, तो राइट जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, राइट ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। और जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, आप खुद देखो,
जस्ट इन पर्सोनम किसके अंडर आ रहा है? एग्रीमेंट टू सेल के अंडर आ रहा है। एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक सेलर ने बायर को ओनरशिप नहीं दी है, तो बायर को यदि केस करना होगा तो केवल एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट उसका राइट है। किस पर्सन के अगेंस्ट? सेलर के अगेंस्ट। सो जस्ट इन पर्सोनम क्रिएट हुआ है, राइट ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। नाउ वी कम टू जस्ट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ये किसके केस में आ रहा है? सेल के केस में आ रहा है। सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी, तो बायर को पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट मिल जाते हैं उन गुड्स को लेके। कैसे? झील एक दिन दौड़ती हुई आई, उसको कोई एक है ना गुड्स पड़ा हुआ मिल गया। अब झील तो ऐसे तो झील का खाना बचेगा नहीं, झील ने लेके उस गुड्स को लात मार दी कि है ना। तो अब जो उन गुड्स का बायर था उससे राइट होगा झील के खिलाफ केस कर देने का। नाउ बिकॉज ही इज हैविंग जस्ट इन रेम राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, उन गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, किसी ने उन गुड्स को नुकसान पहुंचा दिया, किसी ने उन गुड्स के साथ में कुछ गलत कर दिया, तो सर दिस बायर इज हैविंग राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, whereas in this case the buyer is having the right only against a particular person। ठीक है, just in personam and just in rem। हाँ भाई झील बोल। सर तो फिर जो अग्रीमेंट टू सेलर उसमें सेलर के पास होगा ना, क्यों होगा? जस्ट रैम का वो चीज अरे कि मतलब यू आर उसकी हैविंग, हाँ मतलब कैसे भी ले ले, अदरवाइज भी ले ले। सेलर का किसके अगेंस्ट राइट है? बायर के अगेंस्ट ही तो राइट है। अपन बायर के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं एक्चुअल में। बायर का किसके अगेंस्ट राइट है? ओनली सेलर के अगेंस्ट राइट है। बायर पूरी दुनिया में किसी ने उन गुड्स को नुकसान पहुंचा दिया, बायर को राइट नहीं है एग्रीमेंट टू सेल के केस में। किसको राइट है? ओनर को राइट है कि वो उसको पनिश करे, उसके खिलाफ केस करे। तो बायर का राइट एग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन पर्सोनम है, और सेल के केस में जस्ट इन रेम है, राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर केस। ये थोड़े से टिपिकल है, हो सकता है नहीं भी समझ में आए तो थोड़ा सा वो डिसहार्टन मत हो जाना, क्योंकि ये टिपिकल पॉइंट्स हैं थोड़े से। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर केस एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर केस। नाउ व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर केस? इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर दो तरीके से देखना है अपने को। तो देखो, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया। झील कल तूने पूछा था ना सर इंसॉल्वेंट का मीनिंग का मतलब तो कहीं यूज ही नहीं आ रहा है, तो सर आने वाले टाइम में आता रहेगा। ठीक है, तो सेलर इंसॉल्वेंट हो गया। अपने को दो तरीके से देखना है, एक तो सेल के केस में और एक एग्रीमेंट टू सेल के केस में। सेल के केस में ओनरशिप किसके पास में जा चुकी है रे? बायर के पास में जा चुकी है। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप किसके पास में है? कि सर सेलर के पास में ही है, उसने अभी तक ट्रांसफर थोड़ी की है, वो तो भविष्य में ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो अब सेलर जो है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। पहली सिचुएशन ये उठानी है, दोनों से में देखनी है, इसमें भी और इसमें भी। सेलर इंसॉल्वेंट हो रहा है। इंसॉल्वेंट आदमी की प्रॉपर्टी के ऊपर हक किसका होता है? इंसॉल्वेंट आदमी की प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है? इंसॉल्वेंट आदमी की प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाती है? सर कोर्ट मतलब कोर्ट किसको अपॉइंट करता है? बैंक। बैंक बैंक को अपॉइंट करता है। अच्छा, बैंक को अपॉइंट करता है, ये मेरे को तो आज ज्ञान मिला। कनक, नहीं, yes, हाँ सर। किसको अपॉइंट करेगा कोर्ट? ऑफिशियल असाइनी। ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर? कितनी बार पढ़ चुके हैं ये झील मैडम? ऑफिशियल असाइनी उसकी सारी एसेट्स इकट्ठी करता है और सारी लाइबिलिटीज का कैलकुलेशन करता है, और रुपए में 10 पैसे या 20 पैसे जो भी होता है सबको देने का काम करता है। पढ़ा सर हुआ है बट या वो नहीं? कोर्ट होता है ना, कोर्ट कोर्ट असाइन कोर्ट असाइन ऑफिशियल लिक्विडेटर या असाइनी को अपॉइंट करता है। कोर्ट खुद करने लग गया तो बाकी के केस पेंडिंग रह जाएंगे। ठीक है, कल को तो झील बोलेगी मुझे ऑफिशियल असाइनी बना दो, लिक्विडेटर बना दो, कोर्ट पूछेगा तू क्वालिफाइड है क्या?
कि नहीं नहीं हो, मैं तो बस ऐसे ही पट्टे मारती रहती हूँ, ठीक है। तो उसकी भी क्वालिफिकेशंस होती हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि उसकी भी क्वालिफिकेशंस होती हैं, और कोई मुंह उठा के नहीं जा सकता कि मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर या असाइनी, ठीक है। इसलिए तुमने सुना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज में, कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी नहीं बन सकता, उसके लिए भी क्वालिफिकेशंस होती हैं। पर एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली तो लाखों में खेलोगे। बात समझना, इस बात को कर ली तो लाखों में खेलोगे, ठीक है। इसलिए सीए बनने के बाद में रुक मत जाना, क्योंकि पढ़ने का जो दम होता है ना, वो जब तक कंटिन्यूटी रहती है ना तब तक ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। एक बार बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो फिर वापस पढ़ाई करने में 2-4 साल बाद मौत आने लगेगी। इसलिए क्या है, जब तक पढ़ना चाहो कंटिन्यूटी में पढ़ना। नेक्स्ट, तो सर सेलर इंसॉल्वेंट हो रहा है, सेल के केस में अब ओनरशिप सेलर की तो रही ही नहीं, ओनरशिप सेलर की तो रही ही नहीं। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर केस इन केस ऑफ सेल। देखो भाई, पढ़ इसको। Official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer. ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पर अपना मॉड्यूल भी रेफर करना चाहूंगा, उन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। जस्ट एक सेकंड रुकना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो ये मॉड्यूल में यही टेबल है, मैं वो खोल के बैठा हूँ, ठीक है। तो जस्ट इन पर्सोनम और जस्ट इन रेम तक तो अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर यहाँ आ रहे हैं। The official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer. सेम चीज लिखी हुई है अपने भी सेम चीज लिखी हुई है। The official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer. देखो ओनरशिप किसके पास में जा चुकी है, कि सर बायर के पास में। तो सर उससे गुड्स, तो यदि गुड्स भी जा चुके हैं तो गुड्स वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि ओनरशिप बायर की है। लेकिन क्या मांगने का अधिकार रखेगा, सर प्राइस तो आपको वैसे भी इसको देनी थी ना, तो जो इसको देनी थी वो मेरे को मिलने वाली है, ऑफिशियल असाइनी है, ऑफिशियल लिक्विडेटर मैं हूं। तो सर मेरे को आपसे प्राइस लेने का पूरा अधिकार, जो अधिकार इसको है वो सारे इनको मिल जाएंगे। तो सर प्राइस तो बायर से वसूलने का पूरा राइट रखता है, बायर को खुश होने का राइट नहीं है। इस एलएन ने मेरे को ओनरशिप दे दी, अभी तक प्राइस ही नहीं दी, वो तो गया 13 के भाव, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब मेरे से प्राइस लेने कौन आएगा, ऐसा नहीं है। वो बाकायदा आपसे प्राइस लेने का राइट किसको मिल जाएगा, ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर को मिल जाएगा। गुड्स वापस मांगने का अधिकार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उन गुड्स की ओनरशिप किसके पास में जा चुकी है, बायर के पास में जा चुकी है। लेकिन प्राइस लेने का फुल अधिकार सेलर को है, वही अधिकार ऑफिशियल असाइनी को हो जाएगा। क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया। दिया जैन, मंशा, पुलकित, पुलकित। सर मतलब इधर ओनरशिप गई नहीं, ऑलरेडी गई है, इसलिए सिर्फ प्राइस रिकवर हो रहा है ना। ओनरशिप जा चुकी है ना, मतलब अब गुड्स लेने का अधिकार नहीं है सेलर के पास में, तो ओनरशिप बची ही नहीं। इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है, सेलर। ओनरशिप वो बायर को ऑलरेडी दे चुका है, तो गुड्स वापस मांगने का अधिकार ऑफिशियल असाइनी के पास में नहीं होगा। वो ज्यादा में ज्यादा बायर को प्राइस वसूल सकता है। समझ में आया शिरिन? यस सर। ठीक है। इधर सेलर इंसॉल्वेंट हो रहा है और एग्रीमेंट टू सेल का केस है। एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक सेलर खुद ओनर है, बायर को उसने ओनरशिप दी नहीं है। तो इधर क्या लिखा है, ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। गुड्स की ओनरशिप अभी तक किसके पास में है, सेलर के पास में। तो ओनरशिप
जो भी इसके राइट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे कि सर ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में चले जाएंगे, यानी कि उन गुड्स की ओनरशिप किसके पास में चली गई, इसके पास में। जब ओनरशिप इसके पास में जा चुकी है तो फिर प्राइस किस मुंह से वसूलेगा भाई इससे, ठीक है। सो ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर द कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। क्या यही चीज सही इसमें भी लिखी हुई है, एक सेकेंड। The official assignee will acquire the control over the goods, but the price will not be recoverable. ठीक है, बोल भाई झील, सारे डाउट झील को ही आ रहे हैं क्या? पूछो। पूछ। हाँ तो सर बायर ने सेलर को पैसे दे दिए हैं, ठीक है, और फिर वो इंसॉल्वेंट हुआ, तो अगर फिर वो इंसॉल्वेंट हुआ तो अभी बायर गुड्स सेलर से लेगा कि ऑफिशियल असाइनी उसे पैसे देगी फिर से। झील पूछ रही है, देखो ये क्या क्वेश्चन पूछ रही है कि सर एग्रीमेंट टू सेल का केस है, यानी सेलर ओनरशिप बायर को अभी फ्यूचर पॉइंट इन टाइम पे देगा। देखो टाइम खत्म हो